40 ग्राम वजन वाले अर्ध कीमती रत्न की कीमत 2,30,400 रुपए है। रत्न कैसा है? अर्ध कीमती है। इस शब्द में कंफ्यूज नहीं होना है, ये कीमती ही है, इसका कोई मतलब नहीं है। यदि दो टुकड़ों में टूटा हुआ जिसके वजन का अनुपात 5:7 है, क्या कर दिया है? इस कीमती जो रत्न था इसको दो भागों में तोड़ दिया है, जिसके अगर हम 12 भाग कर दें तो एक भाग 5 के बराबर होगा और एक भाग जो है वो 7 के बराबर होगा। दो भाग है, एक 5 भाग के बराबर है और दूसरा जो है 7 भाग के बराबर है। यदि कीमत जो है वजन के वर्ग के समानुपाती है, एक शर्त दे रखी है। कैसी शर्त है ये? बिल्कुल वैसी शर्त है जो पिछले वीडियो का लास्ट सवाल जो हम कर रहे थे उसमें दी थी। दोनों सवाल एक जैसे ही हैं। क्या निकालना है? हानि निकालना है। हानि क्यों होगी? क्योंकि उसको तोड़ा गया है और इस शर्त की वजह से वो हानि हमें देखने को मिलेगी। करने के दो तरीके हैं। पहले हम वजन से देखते हैं और फिर अनुपात पे जाएंगे। वजन में क्या दे रखा है उसने? वजन अनुपाती है या समानुपाती है किसके? कीमत के। ये दे रखा है, पर वजन का वर्ग दे रखा है कि वजन का वर्ग है अनुपाती, वजन नहीं है। और क्या बराबर होगा? संख्याएं बराबर होंगी, इनकी संख्यात्मक मान बराबर होगा। कीमत जैसे मैंने कहा 2,30,400 रुपए है, तो इस हिसाब से वजन क्या होना चाहिए? किसका वर्ग है ये हमारा 480 का वर्ग है। 480 का वर्ग है। ये देखिए आप 2304, 2304 किसका वर्ग होता है? 48 का वर्ग होता है। जिसको आता है ठीक है, नहीं आता है तो याद कर लीजिए। यहां डबल जीरो लगे हैं तो ये किसका वर्ग है? ये 100 है। किसका वर्ग है? 10 का वर्ग है, यानी कि 480 बन गया हमारा। पर हमें कीमत क्या दे रखी है? उसका वजन क्या दे रखा है? 40 ग्राम दे रखा है। क्या दे रखा है? 40 ग्राम दे रखा है। इस बात का मतलब क्या है? ये क्या है फिर? यदि वजन 40 ग्राम दे रखा है हमें, इस बात का मतलब है ये जो है हमारा मिलीग्राम है। क्या है? मिलीग्राम है। क्यों? क्योंकि इससे 10 गुना ज्यादा है। यानी कि जो भी हमें सवाल करना है, जो भी जहां पर भी हमें वजन का इस्तेमाल करना है, वो हम मिलीग्राम के हिसाब से करेंगे, ग्राम के हिसाब से नहीं करेंगे। क्योंकि शर्त को ये पूरी कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। इसका वर्ग सिर्फ 2304 होता, डबल जीरो इसमें नहीं आता। तो क्या लेंगे आगे? जो भी वजन लेना होगा हमें 480 ग्राम लेंगे। 480 ग्राम की कीमत इतनी है, तो 1 ग्राम की कीमत, 1 मिलीग्राम की कीमत कितनी हुई? 1 मिलीग्राम की कीमत कितनी हुई? इसका इसमें भाग दे दीजिए। कितनी हुई? 480 ही होगी, 480 रुपए। अब हमें जो भी रत्न है उसका वजन पता चल गया है और 1 मिलीग्राम रत्न की कीमत पता चल गई है। अनुपात किसमें दे रखा है? 5:7। क्या दे रखा है? किसमें दे रखा है? वजन दे रखा है। वजन दे रखा है। कुल भाग कितने हैं? 12 हो गए। जोड़ दीजिए दोनों को। ये क्या है? ये अनुपात है, वजन नहीं है। वजन ज्ञात करना है। वजन कैसे ज्ञात होगा? एक भाग की कीमत निकालिए। एक भाग कैसे निकलेगा? कुल वजन में वजन के कुल भाग का भाग दे दीजिए। कुल वजन कितना था? 480 मिलीग्राम था। इन दोनों के कुल भाग कितने हैं? 12 है। 12 से भाग दे दिया, कितना आया? 40। यानी कि एक भाग जो है किसके बराबर आ गया? 40 मिलीग्राम के बराबर आ गया। तो वजन कितना हो गया इसका? 5 गुणा 40 हो गया इसका। इसका कितना हो गया? 7 गुणा 40 हो गया इसका। कितना हुआ इसका? 200 हुआ। इसका कितना हुआ? 280 हुआ। शर्त क्या है? वजन का वर्ग करना है। जब वजन का वर्ग करोगे तब कीमत बनेगी। वजन का वर्ग कर दीजिए, इसका कर दीजिए और इसका कर दीजिए। कितना हुआ इसका? 400 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। नहीं, ये हो जाएगा आपका। कितना बन जाएगा? 40,000 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा आपका? 28 का 784 होगा और एक ये कर लीजिए आप, डबल जीरो और लग जाएगा। कितना बन गया आपका? 48,000, 78,400 बन गया है। क्या करना है? दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ दीजिए। क्या बन जाएगा आपका? 1,18,400 इसकी कीमत आ जाएगी।
किसकी कीमत आ गई है? ये अलग अलग टुकड़े जो हैं, अलग अलग टुकड़ों की कीमत आई है। कुल कुल कीमत कितनी थी? कुल कीमत थी 2,30,400 रुपए। अलग अलग टुकड़े जब किए तो कीमत आई 1,18,400 रुपए। इस बात का मतलब है कितने की हानि हो गई आपको? उसमें से घटाइए, 1,12,000 रुपए की आपको हानि देखने को मिलेगी। इसी सवाल को करने का एक और मेथड देखते हैं। जैसे अनुपात दे रखा है हमें 5:7, तो 5:7 से ही हम अनुपात से ही हम सवाल को करने का प्रयास करेंगे। वजन को आप भूल जाइए। क्यों भूल जाइए? क्योंकि वजन की एक शर्त भी दे रखी है, इस शर्त के हिसाब से चलेंगे। शर्त क्या दे रखी है कि वजन का जब भी आप वर्ग करोगे तो उसका संख्यात्मक मान जो है वो आपकी कीमत के बराबर आएगा, या कीमत के क्या है? अनुपाती है। जैसे मैंने कहा दो भाग में तोड़ दिया, मैंने क्या कर दिया? 5 और 7 कर दिए। पहले भाग कितने थे? 12 थे। कुल भाग क्या है इसके? 12 है। तो एक बार कीमत आप यहां से निकालिए और एक बार कीमत आप यहां से निकालिए। जब पूरा का पूरा ये रतन जो आपके पास है तो इसको हम 12 भागों के बराबर मानेंगे और उसकी कीमत जो है उसके वर्ग के हिसाब से हम निकालेंगे। क्या आएगी? 144 आएगी। यदि हम 12 भागों की कीमत निकाल रहे हैं तो क्या आएगी? 144 आएगी। 5 भागों की कीमत कितनी आएगी? 25 आएगी। और 7 की क्या आएगी? 49 आएगी। तो कितनी कीमत हो गई टोटल? टोटल कीमत हो गई 74। ये क्या है? 44 है। कितने का अंतर पड़ गया यहां? 144 में से आप 74 को घटा दीजिए। किसका अंतर पड़ गया? 70 का अंतर पड़ गया। यहां से अगर मैं देखूं 144, जैसे 144 की कीमत जो मैंने बराबर रखी है, किसके बराबर रखी है? 2,30,400 के बराबर है। ये कीमत हमारी सवाल के हिसाब से है और ये कीमत हमारी शर्त के हिसाब से। ये जो 144 आई ये कीमत हमारी शर्त के हिसाब से है। ये जो कीमत हमारी सवाल के हिसाब से। क्या करना है? दोनों की तुलना कर दीजिए। जब हमारी कीमत 144 है तो उसकी कीमत इतनी है। हमारी कीमत 1 होगी, 1 रुपए होगी, तो इसकी कीमत कितनी होगी? कुछ ऐसी होगी, कुछ ऐसी कीमत होगी। कितने की हानि हुई हमें? 70 रुपए की हानि हुई इस शर्त के हिसाब से। 144 की धातु थी, तोड़ दी तो 25 और 49 के भागों में टूट गई और कुल कीमत उसकी 74 बन गई। कितने की हानि हो गई? 70 रुपए की हानि हो गई। कि एक रुपए किसके बराबर? हमारे इसके बराबर है। तो 70 रुपए किसके बराबर होगा? 1 रुपए जो हमारा इसके बराबर है, तो 70 रुपए किसके बराबर होगा? 70 का गुणा कर दीजिए। यहां से भी आपका आंसर 1,12,000 रुपए ही आएगा। यदि एक पेन और एक पेंसिल को 5:3 के अनुपात में खरीदा जाता है। क्या अनुपात दे रखा है? 5:3। इस बात का क्या मतलब है? 5 आपने पेन खरीदे और 3 आपने पेंसिल खरीदी, तो अशोक को 44 रुपए का भुगतान करना पड़ा। तो दोनों की एक साथ कीमत दी है। बाद में क्या हुआ? वो कह रहे यदि अनुपात बदल के 3:5 हो जाता है। इस बात का क्या अर्थ है? यदि 3 आपके पेन होते और 5 आपकी पेंसिलें होती तो आपको 36 रुपए या अशोक को 36 रुपए देना पड़ता। एक पेन और एक पेंसिल की कीमत का आपको अनुपात बताना है। तो यहां पर जो कीमत दी है वो पेन और पेंसिल की साथ में है, यहां पर भी पेन और पेंसिल की साथ में है। जब तक ये साथ में है आप कीमत अलग अलग नहीं ज्ञात कर सकते। क्या करना है? इसको अलग अलग कर दीजिए। कैसे होगा? 5:3 है। कितने रुपए का भुगतान हुआ? 44 रुपए का। ये आपकी 3:5 है। कितने रुपए का भुगतान हुआ? 36 रुपए का। इसमें से क्या कर दीजिए? इसको घटा दीजिए। क्या करना है? घटाना है। पर घटाने से पहले आपको या तो पेंसिल पेंसिल बराबर कर दीजिए या पेन पेन बराबर कर दीजिए। अगर हम पेंसिल बराबर कर दें तो पेंसिल खत्म हो जाएगी, पेन पेन बचेंगे हमारे पास, और पेन बराबर कर दें तो पेंसिल बचेंगे हमारे पास। और एक अगर चीज बची है, दोनों में से एक बची है, तो हम एक का मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या करना है? पेंसिल को बराबर कर रहे हैं, ये 3 भाग है, ये 5 भाग है।
इसमें आप 5 का गुणा कर दीजिए, इसमें आप 3 का गुणा कर दीजिए, तो 15 ये हो गया और 15 ये हो गया। गुणा कैसे करते हैं? इसका यहां और इसका यहां, 5 का यहां हुआ तो 5 का यहां भी होगा और 5 का यहां भी होगा, सब जगह होगा फिर। तो कितना हुआ ये 25 हो गया यहाँ पे, ये कितना बन गया? 15 बन गया, ये कितना बन गया आपका? 220 बन गया। 3 का गुणा यहां किया तो यहां पे भी होगा, कितना होगा? ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। अब आप घटा दीजिए तो ये खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो गई आपकी? पेंसिल खत्म हो गई, पेन बचे। और कितने पेन बचे? 16 पेन बचे आपके पास, 16 पेन बचे, जिनकी कीमत आपके पास ये आ गई, जिनकी कीमत आपके पास ये आ गई। कितनी आ गई? 112। 16 पेनों की कीमत 112 है, तो एक पेन की कीमत कितनी हो गई? 112 बटे 16 यानी कि 7 रुपए। 7 रुपए हो गई। फिर से आप इसमें चले जाइए कहीं पे भी, क्या था? 3:5 दिया था, कीमत कितनी दी थी? 36 दी थी, 36 रुपए दिए थे। क्या शामिल था? पेन शामिल था, पेंसिल शामिल थी। पेन की कीमत हमें पता है कि एक की है 7 रुपए, एक की 7 रुपए है, तो 3 की कितनी हो गई? 21 रुपए हो गई, 7 21 हो गई, 7 गुणा 3 कर दीजिए। ये कहां घटेगा जाके? यहां घटेगा जाके। तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी बचेगी? 36 माइनस 21 यानी कि 15 रुपए। 5 पेंसिल की कीमत कितनी हो गई? 15 रुपए। तो एक पेंसिल की कीमत कितनी आ गई? 15 बटे 5 कर दीजिए, 3 रुपए। तो यही अनुपात हो गया। क्या अनुपात हो गया? इसकी 7 कीमत है और इसकी 3 कीमत है। 7:3 जो है, इनकी कीमतों में अनुपात हो गया। यदि भाजक और शेषफल का अनुपात 3:2 तथा भाजक और भागफल का अनुपात 7:12 है, और साथ में आपको शेषफल 14 दिया हुआ है। भाज्य को 9 से भाग देना है और आपको शेषफल ज्ञात करना है। तो भाज्य, भागफल, शेषफल और भाजक, इनमें संबंध क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, भागफल प्लस शेषफल, यही होता है। भाजक क्या होता है? जिसमें का अगर जुड़ा हुआ है तो ये करने वाला है, ये भाग देने वाला है। फल क्या होता है? जो हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? भागफल प्राप्त होता है। तो ऐसे ही शेषफल क्या होता है? शेष है इसमें, जो बाद में जो फल बचा हुआ है वो आपका शेषफल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आपको 3 का भाग 16 में देना है, तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। कितना आया? 15 आया। क्या बचा? 1 बचा। तो ये आपका भागफल हुआ, ये आपका भाजक हुआ, ये आपका शेषफल हुआ। इन दो का गुणा कर देंगे और इसको आप जोड़ दो तो आपका ये बन जाएगा। इस रिलेशन को याद रखना है। आगे देखते हैं, भाजक और शेषफल क्या दिया है? भाजक और शेषफल में अनुपात दिया है, और अनुपात क्या है? 3:2। दूसरा अनुपात भाजक और भागफल में दिया है, उसको भी देख लेते हैं। भाजक अनुपाते भागफल भी दिया है। ये क्या दे रखा है? ये आपको 7:12 दे रखा है। अब आप यहां देखिए, भाजक यहां है और भाजक यहां है, दोनों जगह ही भाजक है, तो दोनों जगह भाजक समान भी होना चाहिए। यहां पर 3 है और यहां पर 7 है, यानी कि क्या है? ये गलत है। इसको सही करना है। आपको क्या करना है? दोनों को बराबर करना है। बराबर करने का क्या तरीका है? या तो कुछ ऐसा गुणा इसमें कर दीजिए कि ये बराबर हो जाए, और नहीं आ रहा समझ में तो इसका गुणा यहां कर दीजिए और इसका गुणा यहां कर दीजिए। कितना हुआ? 7 21 हुआ, और ये क्या हुआ? 14 हुआ। ये क्या हुआ? 3 का गुणा यहां करोगे, ये भी 21 हुआ, और ये 36 हुआ। तो क्या होगा? ये भाजक भाजक होगा समान, भाजक भाजक समान हो गए। इस हिसाब से जब आपका 21 भाजक है तो 14 शेषफल हुआ, और 21 भाजक है तो भागफल आपका 36 हुआ। अब इसकी तुलना कहां करेंगे हम? जो भी आपका मान दे रखा है वहां करेंगे। क्या दे रखा है? शेषफल दे रखा है। तो अपने भागों की तुलना हम इस दिए हुए मान से करेंगे। इस बात का मतलब है हमारे 14 भाग जो है, 14 भाग जो है इसके 14 के बराबर है, क्योंकि वैल्यू भी 14 दे रखी है,
तो एक भाग जो है वो 1 के बराबर हो गया, एक भाग जो है वो 1 के बराबर हो गया। इस बात का मतलब है जो भी अनुपात हमारा जो आया था वो वास्तविक मानों को ही दिखाएगा। इसका शेषफल 21 होगा, इस शेषफल 14 होगा, भाजक 21 होगा और भागफल 36 होगा। तो यहां से हम भाज्य ज्ञात कर सकते हैं। भाज्य कैसे? भाज्य का फॉर्मूला क्या है? भाजक कितना आया हमारे पास? 21 आया, भागफल कितना आया? 36 आया और शेषफल कितना आया हमारा? 14 आया। तो ये वैल्यू क्या आ गई? 21 और 36 प्लस 14, ये आ गई हमारी भाज्य। भाज्य क्या आ गया? 14 गुणा 36, 21 गुणा 36, 21 गुणा 36 प्लस 14। अब क्या करना है? भाज्य को 9 से भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। तो इसी को आप क्या करिए? 9 से भाग दे दीजिए। यहां क्या है? प्लस का चिन्ह है, तो 9 का भाग यहां पर भी देना है और 9 का भाग यहां पर भी देना है। चाहो तो अलग अलग लिख लो, करने को आप इनको कैलकुलेट कर लीजिए पहले और फिर 9 से भाग दे दीजिए, या यहीं पे दे दीजिए। अलग अलग देंगे तो 9 से 9 कट जाएगा ये, तो यहां तो शेषफल 0 आएगा, 4 बार जाएगा, पूरा कट गया तो शेषफल कुछ बचा नहीं यहाँ पर। तो ये इसमें भाग दीजिए आप, इसमें कितनी बार? 1 बार जाएगा और शेषफल क्या बचेगा? यहाँ पे 5 बचेगा, तो यही आपका शेषफल बन जाएगा। ये 5 जो है आपका शेषफल बन जाएगा। एक धनराशि 3780 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि यदि उनके हिस्सों में 130 रुपए, 150 रुपए और 200 रुपए की कमी आ जाए तो जो नया अनुपात है धनराशि में वो 5:2:4 रह जाएगा। एबीसी जो दिया हुआ है इसका वास्तविक मान हमें नहीं पता, कितने कितने हिस्से हैं हमें नहीं पता, कुल धनराशि पता है, इनमें अनुपात भी नहीं पता। इनमें क्या है? अनुपात भी नहीं पता हमें। पता क्या है कि इनमें से कुछ घटाया गया। क्या घटाया गया? इसमें से 130 घटाया गया, इसमें से 150 घटाया गया, इसमें से 200 घटाया गया। इसके बाद कुछ धनराशि जो बची है उसमें अनुपात दिया हुआ है, 5, 2 और 4 का अनुपात दिया हुआ है। तो जो भी हमें ज्ञात करना होता है कैसे ज्ञात करते हैं? जिसका हमें अनुपात पता हो उसका हमें कुल धन पता होना चाहिए, या जो भी धन पता है उसका पता होना चाहिए। जब कुछ भी नहीं पता तो हम कुछ ज्ञात कर नहीं सकते हैं। इसका जैसे हमें अनुपात नहीं पता है एबीसी का और धनराशि अकेला पता है, तो इससे तो कुछ निकलेगा नहीं। तो क्या करना है? यहां से कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे इसमें से 130 घटा, इसमें से 150 घटा, इसमें से 200 घटा, तो टोटल कितने घट गए? 200 प्लस 150 प्लस 180 कितना घट गया? 480 घट गया। तो 480 टोटल घटा दीजिए, इसमें से कितना आएगा? 3300 आ जाएगा। तो 3300 अब इस अनुपात में बांट दीजिए, क्योंकि घटने के बाद जो अनुपात बचा है वो 5:2:4 बचा है। तो इस 3300 को इस अनुपात में बांट दीजिए। कैसे बटेगा? एक भाग की वैल्यू ज्ञात करेंगे। एक भाग क्या है? कुल धनराशि जो कि 3300 बनने वाली है, और अनुपातों के कुल भाग 5, 4 और 2 मिलकर कितना हुआ? 11। तो एक भाग क्या आएगा? 300 के बराबर आ गया आपका। एक भाग 300 के बराबर आ गया, तो ये कितना हो गया? 5 गुणा 300 हो गया। ये कितना हो गया? 2 गुणा 300 हो गया। ये कितना हो गया आपका? 4 गुणा 300 हो गया। क्या ज्ञात करना है हमें? सी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, ये ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। क्या करना? केवल सी का हिस्सा ज्ञात करना है। 3 गुणा 4 कितना हुआ? 1200 रुपए हो गया। ये 1200 रुपए कब आया था? तब सी में से 200 रुपए कम किए गए थे, तो वापस आप इसको जोड़ दीजिए 200 को, तो कितना हो गया? ये 1400 हो गया। सी का हिस्सा क्या आ गया? 1400 हो गया। अगर कुछ इनमें से भी ज्ञात करना होता तो क्या करते? इसमें 150 जोड़ दीजिए आप, तो ये मिल जाएगा। इसमें 130 जोड़ दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। ऐसे ही हम किसी का भाग भी ज्ञात कर सकते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण यानी कि पास और फेल छात्रों का अनुपात 5:2 था। यदि अनुत्तीर्ण यानी कि फेल छात्र जो है उनकी संख्या 14 ज्यादा होती, वो कह रहे जितने पहले फेल हो रहे थे उससे 14 ज्यादा फेल होते, तो जो अनुपात है इसमें उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण में वो 4:3 हो जाता। क्या बताना है आपको? जो उत्तीर्ण छात्र हुए, जो पास हुए छात्र,
उनकी संख्या आपको बतानी है। तो पहले अनुपात क्या दे रखा है? पहले अनुपात 5:2 दे रखा है। इसमें 5 पास हैं और 2 फेल हैं। यदि छात्रों की संख्या 7 है तो इसमें से 5 फेल हो गए, 5 पास हो गए और 2 जो है वो फेल हो गए। बाद में हुआ क्या कि फेलों की संख्या कुछ बढ़ गई, जो अनुत्तीर्ण हो रहे थे उनकी संख्या कुछ बढ़ गई, और इस बढ़ने से हुआ क्या, अनुपात जो है 4:3 हो गया। तो इसके कुल भाग कितने हुए? 7 हुए। इसके कुल भाग कितने हुए? 7 हुए। क्योंकि दोनों अनुपात एक ही संख्या को दिखा रहे हैं, किसको? इसको, कुल छात्रों को। तो इनके कुल भाग भी क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए, और समान आ रहे हैं। यदि समान नहीं भी आता तो पहले हम इनको समान करते और फिर अपने सवाल को हल करते। जब ये पहले से समान आ रहे हैं तो इस बात का मतलब है जो भी अनुपात दिया है हमें वो एकदम सही है, उसको हम ले सकते हैं। हुआ क्या, पास फेल जो छात्र थे वो बढ़ गए कुछ, और हमारे अनुपात में कितना बढ़ा? ये 1 भाग के बराबर बढ़े। 2 भाग थे, 2 से क्या हो गया? 3 हो गए, यानी कि 1 भाग के बराबर बढ़े। इस बात का मतलब है 1 भाग हमारा किसके बराबर है? 1 भाग हमारा 14 के बराबर है, क्योंकि संख्या में क्या बढ़े थे? 14 बढ़े थे। भागों में 1 बढ़े और संख्या में 14 बढ़े। इस बात का अर्थ है कि हमारा 1 भाग जो है इस सवाल के हिसाब से 14 छात्रों के बराबर है। क्या ज्ञात करना है? उत्तीर्ण छात्र ज्ञात करना है। जो पास हुए वो ज्ञात करना है। कितने भाग पास हुए थे? 5 भाग। 5 भाग, और 1 भाग कितने छात्रों के बराबर है? 14 के बराबर है। तो 14 का गुणा 5 में कर दीजिए, कितना आया? 70। यानी कि पास जो छात्र हैं या उत्तीर्ण छात्र जो है उनकी संख्या क्या होगी? 70। यदि ए का 50% बी में जोड़ा जाता है, क्या करना है? ए का 50% करके आप बी में जोड़ दीजिए, तो बी 25% बढ़ जाता है। ये सवाल दिखने में छोटा जरूर है, पर अगर कंफ्यूज हो गए तो आपका छोटा सवाल भी नंबर आपके बराबर काट के ले जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना किसी भी सवाल में। तो जैसा भी दिया हुआ है बिल्कुल वैसा ही करते जाइए। क्या कहा उसने? ए का 50% कहा, तो ए का आप 50% कर दीजिए। प्रतिशत क्या मतलब है? 50/100 करना है। फिर क्या कहा उसने? बी में जोड़ा जाता है, बी में जोड़ दीजिए इसको। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि बी जो है 20% बढ़ जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? 20 के साथ साथ 20 बी के 25% के बराबर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? 25% बढ़ जाएगा। या तो बी में अलग से 25% जोड़ दीजिए, या इसको हटाकर बी का 125% कर दीजिए आप। एक ही बात है, 25% बढ़ने का मतलब है 125% होना। एक ही बात है दोनों। इसको आप सॉल्व कर दीजिए। इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये कितना हुआ? a/2 हो गया। बी को आप बाहर लेके चले जाइए, इसको काट दीजिए 25 से। 5 बार जाएगा कि 4 बार जाएगा? कितना हुआ? 5b/4। एक भी यहां से घटा दीजिए, क्या आ गया आपका? a/2। ये घट के क्या बनेगा? b/4 बन जाएगा आपका। अनुपात निकालना है तो b को यहां लेके आना है a के नीचे, तो क्या बन जाएगा? a/b बन जाएगा। a/b का मतलब ही है a/b। 2 आपका ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा? 2/4 बन जाएगा। इसको काट दीजिए, यानी कि 1/2। तो इनमें अनुपात क्या हो गया? a/b का मान हो गया 1/2। एक परिवार का गेहूं, सब्जियों और तेल पर व्यय दे रखा है। क्या दे रखा है? व्यय, यानी कि खर्च। कितना दे रखा है? 12:8:5। इस बात का क्या अर्थ है? यदि वो 12 रुपए गेहूं पर खर्च करता है तो 8 रुपए सब्जियों पर करेगा और 5 रुपए जो है वो तेल पर करेगा। कुल भाग कितने हो गए? 25 भाग है। यदि उसकी कुल आमदनी 25 रुपए है तो उसका खर्च करने का तरीका कुछ ऐसा होगा, 12, 8 और 5 के हिसाब से। बाद में क्या हुआ? इन वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए। मूल्य में 50%, 25% और 40% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। जब मूल्य बढ़े हैं और आपको चीजें खरीदनी ही है, जो पहले खरीदते थे अब भी आपको वही खरीदना है, तो क्या होगा? मूल्य बढ़ने से क्या होगा? आपका खर्च बढ़ जाएगा, आपका व्यय बढ़ जाएगा। व्यय बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? यहां 50% बढ़ाना है, यहां 25% बढ़ाना है, और यहां आपको 40% बढ़ाना है।
50% बढ़ने का क्या अर्थ है? 50% बढ़ने का अर्थ है चीजें अब जो है, जो भी वस्तु थी वो अब 150% हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 150%। 50% मूल्य बढ़ने का अर्थ है कि वस्तु की कीमत जो है अब 150% हो जाएगी। 12 100% हुआ, ये आपका 50% हुआ। इसको देख लेते हैं, ये कितनी हो जाएगी? 125% हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी आपकी? 140% हो जाएगी। इसको जब हल करोगे आप, क्या वैल्यू आएगी? 18 के बराबर आ जाएगा। पहले 25 से काट दीजिए, फिर 2 से काट दीजिए। ये क्या आ जाएगा? 10 के बराबर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? आपका 7 के बराबर आ जाएगा। तो कुल भाग कितने हो गए? कुल भाग आपके 35 हो गए। इनको जोड़ दीजिए, कुल भाग कितने हो गए आपके? 35 हो गए। पहले जो आप 25 रुपए कर रहे थे खर्च, अब आप 25 की जगह 35 कर रहे हो। कितने बढ़ गए? 10 बढ़ गए। किस पे बढ़ गए? 25 पे बढ़ गए। जो वृद्धि हुई वो ऊपर लिखते हैं और जिस में से हुई वो नीचे लिखते हैं। और क्या करना है? 100 का गुणा करना है। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, यानी कि 40%। 40% क्या आएगा? कुल व्यय में जो वृद्धि हुई वो होगा आपका 40%। एक धनराशि ए, बी और सी के बीच 9:6:11 के अनुपात में बांटी जाती है। बाद में होता क्या है, ए अपने हिस्से से 500 रुपए सी को दे देता है। सी को देने से हुआ क्या कि इनका जो अनुपात है वो 4:3:6 में बदल गया। क्या बताना आपको? बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग बताना है। चलिए पहले अनुपात लिख लीजिए। ये अनुपात कौन सा है? जो पहले दे रखा था, आरंभ में दे रखा था। बाद में हुआ क्या अनुपात? 4:3:6 में बदल गया। क्यों बदल गया ये? क्योंकि ए ने अपना कुछ हिस्सा सी को दे दिया, यानी कि यहां से कुछ घटकर यहां क्या हुआ? कुछ माइनस हुआ और इसमें जाके वो कुछ जुड़ गया। इसमें जुड़ गया, सी में जुड़ गया। ये क्या है? ए है, ये बी है, ये सी है। कुछ ऐसा ही हुआ कि ए में से कुछ घटा और वो जाके सी में जुड़ गया। तो देखना ये है कि कितना जुड़ा, कितना जुड़ा है? 500 रुपए जुड़ा है। पर ये क्या है? ये भाग दे रखे हैं, रुपए तो दे नहीं रखे हैं, धनराशि के हिस्से दे रखे हैं। तो हिस्सों में हमें देखना है कि हिस्सों में कितना हिस्सा जुड़ गया और उसकी तुलना फिर हम यहां पर करेंगे। जरा इसको भी देख लेते हैं कि कुल भाग कितने थे पहले? 11 + 6 + 9 कितने थे? 26 थे। अब कुल हिस्से कितने हैं? 4, 6 10 और 3 13। कितने हैं? 13 है। धनराशि वही है जो ए बी सी के बीच पहले बांटी गई थी। अब भी धनराशि वही बांटी गई है, बस हुआ क्या, एक से कुछ रुपए निकालकर दूसरे को आपने दे दिया है। तो हिस्से तो समान होने चाहिए, कुल भाग समान होना चाहिए, पर ये अलग अलग है। तो क्या करना है? इनको समान करना है पहले। कैसे समान होगा? इसमें 2 का गुणा कर दीजिए आप, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? ये 26 हो जाएगा आपका 13 की जगह। तो 26 26 बराबर हो गए। जब 2 का यहां गुणा किया है तो 2 का यहां पे भी होगा। तो कितना हो गया? ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 12 हो गया। अब इसको देखिए जरा, बी का 6 था, 6 ही है। बी में तो कुछ बदला नहीं है, तो यहां पे भी नहीं बदलना चाहिए और नहीं बदला है। ए ने क्या किया था? ए से कुछ कम हुआ था तो कम हो गया है। 9 से क्या हो गया? 8 हो गया। कितना हिस्सा घट गया? एक भाग घट गया। यहां क्या हुआ? 11 था, 12 हो गया। क्या हो गया? एक भाग जुड़ गया है, यानी कि जो ए से कम हुआ वो बी में जाके जुड़ गया। अब ये जो हमारी शर्त है, जो भी हमने संबंध बनाया है, ये हमारी दी हुई शर्त को पूरी तरह से दिखाएगा। अब क्या करना है? अब इसकी आप तुलना कर सकते हो। 500 रुपए कम करके 500 रुपए दूसरी जगह जोड़े थे, यहां पर एक भाग कम करके एक भाग दूसरी जगह जोड़ा है। इस बात का अर्थ है कि एक भाग जो है हमारा वो 500 रुपए के बराबर है। किसके बराबर है? 500 रुपए के बराबर है। क्या ज्ञात करना है? बी और सी का आरंभिक हिस्सों का योग। कितने हिस्से थे? 6 बी के पास थे, 11 सी के पास थे। कुल कितना हो गया? 17 हो गया। बी प्लस सी के कुल भाग कितने हो गए? 17 हो गए। एक भाग की कीमत कितनी है? 500 रुपए। 17 भाग कितने के बराबर होगा? 17 गुणा 500 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 8500 रुपए के बराबर।
यानी कि बी प्लस सी का कुल भाग जो है वो 8500 रुपए के बराबर आएगा।